नमस्ते, मेरे साथ डॉक्टर राम पुनियानी साहब। राम पुनियानी साहब से तो जब मैं मिलता हूँ तो मेरा मन रहता है कि इतिहास की बातें करें, थोड़ी विचारधारा की बातें करें, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है डॉक्टर साहब। इस जी, समय हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग का लोकतंत्र ही बिल्कुल पूरी तरह से खतरे में नहीं है। अब तो उसको कैसे वापस लाया जाए पटरी पे, इसकी चर्चा है। ये मैं समझता हूँ, मानता हूँ कि लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है, चुनाव उसकी पहली सीढ़ी है, लेकिन उससे एक बराबरी की बात, जेंडर इक्वालिटी, बहुत सी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। और उसको इस समय ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से उस पे डाका पड़ चुका है। बिहार में उसके प्रूफ के साथ साबित हो गया कि ये चीज़ है। ये जो अभी हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन ना तो अकाउंटिंग की बात ठीक से करता है, ना ट्रांसपेरेंसी रखता है, और ना किसी सवाल का जवाब देता है। आज हम एसआईआर के मामले को अगर हम ले लें, या वोट मतदाता सूची के मामले को ले लें, वो तो हमारे सारे संविधान के जो निश्चित पैरामीटर्स हैं, जिसमें है कि वोटर बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है, उन सबकी धज्जियां उड़ा के वो मालूम नहीं कौन से कानून, कौन से संविधान की बात कर रहे हैं। मैं पहले इस पे आपका समझ लूं, ये जो एसआईआर हो रहा है, ये कितना गंभीर मामला है, और इसमें क्या, कैसे, हाउ टू सैल्वेज इट, या उसको वापस कैसे पटरी पे लाया जाए। देखिए नमस्कार। इसमें 2 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो इलेक्शन कमीशन जो है, वो सरकार के इंडिपेंडेंट है। सरकार के यानी वो सरकार के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अगर आपको याद है, तो 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनको सेलेक्ट करने की जो कमिटी वो 3 लोगों की रहती है। पहले थी प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट का जज। ये 3 लोगों की कमेटी इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करती थी। तो उन्होंने पहला काम क्या किया कि उसमें इलेक्शन ये चीफ जस्टिस को निकाल के एक दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया। यानी ऑलरेडी 3 के बीच में मेजॉरिटी हो गई। जो प्रधानमंत्री चाहेगा उसी को अपना वो इलेक्शन कमिश्नर बनाएगा। दूसरी बात ये है कि वास्तव में जो अ, अ, मतदाता हैं, वो अपनी सरकार चुनते हैं। मतदाता अपनी सरकार चुनते हैं। अभी उल्टा हो गया है। सरकार अपने मतदाताओं को चुनती है, चुन रही है। जो उनको उचित लगे उसको मतदाता के रूप में रखते हैं, और जो उचित न लगे उनको सूची से निकाल देते हैं। तो ये एक आज जो, और तीसरी बात ये है कि बहुत तेजी से इस काम को करना चाहते हैं। अब देखिए उनकी तेजी की मिसाल देखिए कि करीब 30 से ज़्यादा ब्लॉक ऑफिसर्स उन्होंने आत्महत्या कर ली है। अब ये तो हमारे लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए, जागने का काम होना चाहिए कि भाई कुछ जो हो रहा है उसमें काफ़ी गड़बड़ी है। पर उसके बारे में भी कोई ख्याल नहीं किया जा रहा, ना प्रधानमंत्री के द्वारा, ना सरकार के द्वारा। और विपक्ष इसमें आवाज़ उठा रहा है, तो वो आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है? आज अगर आप देखें तो पार्लियामेंट का जो सेशन था, उसको फिर से स्थगित कर दिया गया। अब ऐसी चीज़ों में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो देखिए कि 30 बीएलओ अगर आत्महत्या करते हैं, तो उन पे काम का प्रेशर कितना होगा, और इलेक्शन कमीशन इतनी रफ्तार से इसमें क्यों जाना चाहता है? नंबर 1। नंबर 2, बिहार में आप देखिए, तो बिहार का तो उदाहरण बिल्कुल क्लियर हो गया। इनकी मान्यता थी कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं जिन्होंने जाली अपना वोटिंग कार्ड बना लिया है। तो अभी जो बिहार में पूरी एक्सरसाइज हुई, पूरा जो इन्होंने किया एसआईआर, तो उसमें कितने घुसपैठिए निकले? ये भी एक सवाल पूछना चाहिए। जब बिहार में हार्डली कोई ऐसा मिला कि जो घुसपैठिया हो और उन्होंने घोषणा की हो कि हमको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख घुसपैठिए मिले, हम उनको बाहर कर रहे हैं। वो बात तो हुई नहीं। तो यानी सवाल क्या है कि एसआईआर के माध्यम से ये मतदाताओं को चुन रहे हैं, तो लोकतंत्र को ये सिर पे खड़ा कर रहे हैं। लोकतंत्र को सिर पे खड़ा कर रहे हैं, मतलब ये पूरे लोकतंत्र की व्यवस्था को ही समूल नाश करने पर उतारू हैं। क्योंकि जैसे इनके विरुद्ध में प्रवाह जा रहा था, आप देखिए 2024 के चुनाव में जो लोगों की ओपिनियन थी इनके काफी खिलाफ थी, और उस समय 78 एमपी की सीटों की चोरी हुई, जिसके कारण इनकी सरकार बनी। यानी जनता की जो राय है वो इस सरकार के खिलाफ है। उसके बावजूद इन्होंने सरकार बना ली, और तब से ये शायद इस फिराक में थे कि कब मौका मिले और जो मतदाता हमें निश्चित रूप से वोट नहीं देते, उनको वोटर्स की सूची में से हटाया जाए और कुछ नकली वोटर्स को डाला जाए। ये भी देखिए, नकली वोटर्स को डाला डाला जाए। अभी कल दिग्विजय सिंह का मैं एक वीडियो देख रहा था
एक घर में गए, वहाँ मतदाता 20 है, रहने वाला 1 है। तो ऐसी घटनाएँ भी बहुत सारी हैं, जो जिसका इस्तेमाल करके ये वोटर्स का चुनाव कर रहे हैं, तो अभी प्रक्रिया उल्टी हो गई है। तो जी, वोटर्स इनका चुनाव नहीं कर सकते, तो ये जी, वोटर्स का चुनाव कर रहे हैं। जी। मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ और ज़रा आपसे इसलिए आपकी का उस पे विचार जानना चाहूँगा। भारत जी, में जो जो वोटर बनाने की प्रक्रिया है, वो हमारा संविधान कहता है कि 18 साल मतलब 18 साल से ऊपर साउंड माइंड भारत में पैदा हुआ है, हम सब लोग उसके वोटर बनने के। इसमें कोई मुझे कुछ अप्लाई नहीं करना है। ये जी, संविधान जी, ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आएगा, मेरा नाम उसमें जोड़ेगा और मैं वोटर हो जाऊँगा। इसका मैं इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ और मैं कई लोगों से पूछ रहा हूँ। भारत में जो वोट देने के लिए एलिजिबल वोटर्स हैं, पीपल हु कैन बिकम एलिजिबल, उसका 99% लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रहता था आज से 1 साल पहले। जी, बिहार में 8 करोड़ 25 लाख लोग एलिजिबल वोटर्स थे। वोटर लिस्ट में हुँ, जो इनकी फाइनल वोटर लिस्ट आई वो 7 करोड़ 45 लाख। ये 80 लाख लोगों ने नाम वहां नहीं पाया। मतलब करीब 10% लोगों को। अब ये पूरे देश में अगर आप 10% लोगों को पूरी प्रक्रिया से बाहर कर देंगे, तो ये तो मतलब इस आप उनके वोट का अधिकार है, आप उनके बहुत से अधिकार छीन रहे हैं, आप उनके इस देश में रहने का अधिकार छीन रहे हैं। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि 90% कैसे है भाई, 99% होता था, अब 90% हो गया। मतलब एलिजिबल वोटर्स एंड वोटर लिस्ट में। तो इसका इसका आंसर कौन देगा? देखिए, इसका आंसर तो मैंने जैसे पहले बताया कि इलेक्शन कमीशन पूरी तौर से सरकार की जेब में है। आप देखिए शुरुआत जब हुई थी, टीएन शेषन जब इलेक्शन कमिश्नर थे, वो एक ही थे और वो इतनी निष्पक्षता से काम करते थे कि रूलिंग पार्टी का कौन है, अपोजिशन का पार्टी का कौन है, उसका ख्याल किए बगैर वो अपना काम करते थे। अब अभी जो इन्होंने 3 सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल कर जो एक कैबिनेट मिनिस्टर रख दिया है, उसके बाद से इनको पूरी आज़ादी हो गई है और ये उन्हीं लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बना रहे हैं, जो इनकी चापलूसी करे, इनके पीछे जाए और उसके आधार पे काम करे, जो इस सरकार को मुफ़ीद है, जिससे ये सरकार को फ़ायदा होता है। और ये ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर की आपने बिल्कुल सही कहा, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि जो भी हमारे संविधान के अनुसार जिसको भी वोट देने का अधिकार है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनको वोटर लिस्ट में डालें। जी, अभी उल्टा जी, हो रहा है, अभी आप जी, वोटर लोगों को कह रहे हैं कि वो फॉर्म भरिए, अब फॉर्म भरने में कितने लोग सफल होंगे, कितने लोग असफल होंगे, वो एक दूसरा मामला आ गया है और जी, कितने लोग इसमें टिक पाएँगे। तो इस कारण से मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर ये एसआईआर की प्रक्रिया लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा आघात है, जो जी, इनकी राजनीति को आगे चलाने के लिए, सत्ता पे बने रहने के लिए मददगार साबित हो रहा है। जी। मैं इसको इसलिए थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ। जी, सीएनआरसी जब हुआ था तो सबको यही खतरा था कि एक एक संप्रदाय विशेष के लोगों को आप मेन स्ट्रीम से बाहर निकाल देना चाह रहे थे। ये सबको जी, पता है कि आप इतनी भारी संख्या में लोगों को जो आप जिस संप्रदाय को टारगेट कर रहे हैं वो इस देश के नागरिक हैं, यहीं रहना है। लेकिन जी। आप उनका वोट देने का अधिकार, उनके नागरिक अधिकार वापस छीनना चाहते हैं। ये मुझे मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कहीं नहीं लग रहा है कि सीएनआरसी बैकडोर से उससे ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा करके सीएनआरसी हो रहा है? इस देश में एक पिक एंड चूज़ जैसा आपने कहा कि मतदाता कौन होगा, ये सरकार निर्णय ले रही है संविधान में। जी, देखिए सीएनआरसी मुझे लग जी, जी, इनकी जो शुरू से कोशिश रही है कि जी, अल्पसंख्यक समुदाय को, वंचित समाजों को ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता के दायरे से बाहर रखना। सत्ता के मतलब जो लोग सत्ता में कौन आएगा उसके निर्णय से बाहर रखें। और जी, ये जिस प्रकार से इनकी जो आधार है, इनकी जो सोच का तरीका है, ये एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें सवर्ण और संभ्रांत लोग रहें और जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं और विशेष समुदाय के लोग हैं, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाहर कर सकें, ये उनकी कोशिश है। तो उसी के चलते ये एसआईआर को इतनी क्रूरता से लगाना चाहते हैं। अब देखिए आप सीएए का भी आपको अगर याद होगा, तो जब उन्होंने सीएए के पहले एनआरसी जो जी, आया था, तो जी, मुझे पक्का याद है, उस समय असम में 20 लाख लोगों के पास पेपर्स नहीं थे और ये 20 लाख में से 12 लाख हिंदू थे। जी, उनका जो दावा था कि भई ये जी, मुसलमान लोग घुसपैठिए आ गए हैं बांग्लादेश से, अब उसका सवाल ही नहीं उठता था। तो इसीलिए उसके बाद वो सीएए लाना चाहते थे बैकडोर से, भई जो भी हिंदू हैं उनको बैकडोर से एंट्री दे देंगे।
तो ये प्रक्रिया एक के बाद एक नए-नए प्रयोग करके अल्पसंख्यकों को और वंचित तबकों को इस अधिकार से वंचित करना चाहते हैं कि वो सरकार के चुनने में अपना योगदान दे सकें और एक सही सरकार आ सके। जी। मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ और, क्योंकि ये कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। बहुत से लोग इस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं और वो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड हैं आरएसएस बीजेपी के द्वारा, कि भाई बिहार इलेक्शन में मुद्दा गलत चुना गया और राहुल गांधी या कांग्रेस, ये इनको एसआईआर कोई मुद्दा नहीं था, वो तो मुद्दे गलत चुन लिए गए इसलिए। फिर उनका दूसरा कहना है कि वो हारे इसलिए क्योंकि संगठन नहीं है वहां पे, इनका बेटर संगठन है। मेरे हिसाब से मैं मेरे हिसाब से 1 से 10 नंबर तक का मुद्दा आज की तारीख में एसआईआर है, क्योंकि अगर हमारा वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो हम किस मुद्दों पे किससे क्या बात करेंगे। इसको लेके कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाह रही है। राहुल गांधी उसको 14 दिसंबर को वहां पे एक रैली अली कर रहे हैं। वो ठीक है, उनके पास कहते हैं 5 करोड़ दस्तखत देंगे राष्ट्रपति जी को, इत्यादि इत्यादि। ऐसे समय में कल उनके ऊपर एक नई एफआईआर लॉन्च की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 14 दिसंबर के जो रैली है उसको रोकने की तैयारी में सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। मैं इस पे भी एक आपका टिप्पणी चाहूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट एफआईआर मुद्दा है एज कंपेयर टू, लोग कहते हैं ना नहीं 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 अभी तो ये सब बात नहीं करनी चाहिए, संगठन बनाइए। संगठन बनता रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आज एसआईआर कितना अहम मुद्दा है एज कंपेयर टू अदर मुद्दा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकी मुद्दे अहम नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि आज के माहौल में तो एसआईआर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। उसके मैं 2 पहलू देख रहा हूँ। एक पहलू तो ये वंचित तबकों को उससे वोटिंग लिस्ट से बाहर निकालना चाहता है और दूसरा जिस गति से ये सत्ता में आना चाहते हैं, उसके कारण वो जो तेजी से करवा रहे हैं, उसमें जो लोगों की मौत हो रही है, वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर देखें, तो ये येन केन प्रकारेण अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, जैसे अभी राहुल गांधी पे मुकदमा दायर कर दिया और ये पक्की बात है कि जो 14 तारीख को होने वाली रैली है, उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलने वाला है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। तो उसी के डर से वो अभी नेशनल हेराल्ड के केस को फिर से वापस इसी टाइम पे खोल रहे हैं, क्योंकि इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों को इन इन दुविधाओं में फंसाकर अपना जी उल्लू सीधा करना। तो ये उसी प्रकार की एक बात फिर से देखी जा रही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। वैसे तो सभी मुद्दे इम्पोर्टेंट है, नौकरी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। जी पर अब वही जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अगर वोट देने वाले ही नहीं हैं, तो ये मुद्दों पे बात कौन करेगा? जी ये मुद्दों को तो कभी हम उपलब्ध कर जी ही नहीं। जी जी। डॉक्टर साहब मैं एक अंतिम सवाल करके आपसे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा इस पे जो मैंने समझा, मैं 1977 से सारे इलेक्शंस का पार्ट हुआ हूँ। 2024 में पहली बार इलेक्शन प्रक्रिया में नहीं था, नहीं तो मैं इलेक्शन में एजेंट वो सब, मतलब मैं उसका पार्ट रहा हूँ 77 से। हेमंती नंदन बहुगुणा पहली बार 77 में उत्तर प्रदेश से मतलब जब इलेक्शन लड़े इमरजेंसी के बाद, सीएफडी नाम की पार्टी थी और मैं उनका बूथ एजेंट था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं डॉक्टर साहब कि एक नया इन्होंने एक वो लाए हैं जिसका नाम है बीएलए। जी, नो, बीएलए ये 3 साल पहले इन्होंने घुसाया है धीरे से। बीएलए की कोई लीगल सेंसिटिविटी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि वो वोटर लिस्ट को कंप्लीट करवाएं और लोगों का नाम उसमें डलवाएं। हुँ, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये बीएलए का नाम की चिड़िया का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई कानूनी वो नहीं। इन्होंने 3 साल पहले जबरदस्ती डाल दिया, किसी ने उसको नोटिस भी नहीं किया। मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूं डॉक्टर साहब कि मैं मान जी, लीजिए, मैं आप लखनऊ आते हैं, मैं लखनऊ में रहता हूं, मैं मुझे लगता है कि मैं लखनऊ में बहुत अच्छा काम करता हूं, लोगों के बीच उनके सुख दुख को बांटता हूं, उनके मदद करता हूं। मैं 2027 का विधानसभा इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। जी, अब ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपने बीएलए बना दे दें और वही वो बनाएंगे। मैं किसको बीएलए, मैं पॉलिटिकल पार्टीज मेरे हिसाब से सब बेकार हैं, मैं तो अपना ही बनाऊंगा। नो आई, मेरा बीएलए नहीं हो सकता है वो पॉलिटिकल, फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहां रह गई। मैं इसलिए इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं कि ये अपने पन्ना प्रमुखों को एक लीगल जामा कपड़ा पहना के उसमें फिट इन करना चाह रहे हैं। मेरा जो जो खतरा मुझे लग रहा है, मैं इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये संविधान के मूल्यों की जितनी अवहेलना कर सकें, अलग-अलग तरीकों से कर रहे हैं। यानी संविधान बदलने की तो इनकी इच्छा है,
और इस बार वो 400 पार नहीं हुए तो संविधान नहीं बदल पाए। तो ये दूसरे तरीकों से ऐसा माध्यम ढूंढ रहे हैं जिससे संविधान कमजोर हो जाए। और जैसे हमने शुरू में ही बात की कि वोटर लिस्ट में जोड़ना ये ना आपका काम है ना मेरा काम है, ये जी, काम तो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन जी, कमीशन का मुख्य काम है चुनाव की पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना। तो जी, उसको ये संविधान की पोजीशन है और उसमें ये किस प्रकार से सेंध लगा रहे हैं, ये जी, पीएलए का जो आपने मामला बताया और फिर जिस प्रकार से बिहार में इन्होंने काम किया और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पूरी तौर से सरकार की गोद में बैठा हुआ है, ये सब चीजें तो संविधान की पूरी अवहेलना है। अब देखिए जी, शुरू में इलेक्शन कमीशन को हमेशा निष्पक्ष क्यों रखा गया कि सरकार का उस पर दबाव ना हो और वो एक निष्पक्ष तरीके से संवैधानिक तरीके से सबको वोटिंग का अधिकार दें और बिल्कुल सही तरीके से उसका पालन करें। तो उसमें शुरू से लेकर आखिर तक उसमें अलग अलग प्रकार से सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं मैं उससे पूरा सहमत हूँ और इस प्रकार से होना तो नहीं चाहिए। जी। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक प्रक्रिया की सबसे बड़ी सर्वोच्च, उसके बाद दूसरी पीठ होने के बाद एक काम और है जो संविधान ने सौंपा है कि संविधान ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी जी वो देखना उसका दायित्व है। वो कोई ये नहीं है कि वो उससे बच सकता है कि हम कब, और अगर संविधान में कहीं छेड़छाड़ हो रही है और बेसिक नागरिक के अधिकारों का अगर कहीं हनन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें सू मोटो लेना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर में बिहार के एसआईआर का अभी तक फैसला नहीं किया है। इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई, लेकिन वो अपना उसको टाले जा रहा है, टाले जा रहा है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो मदद ही कर रहा है इन सारी चीजों में, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए हमारी न्यायिक प्रक्रिया में भी काफी कमजोरियां तो आ गई हैं। मोटे तौर पर आप कहें तो अब न्यायाधीश का तो काम जैसे आपने कहा कि हमारी जो जुडिशियरी है, न्यायिक व्यवस्था है, वो यहाँ की सबसे बड़ी गार्डियन है और वो एक पालक है हमारे संविधान का, जो हम बिल्कुल हमारे लिए एक आगे जाने का रास्ता है। तो उसके लिए सरकार जो गलतियां कर रही है उसको चेक करने के लिए जुडिशरी होना चाहिए। पर ऐसा जितने पिछले 10 साल में 12 साल में देखा गया है, जुडिशरी भी काफी कुछ सरकार के दबाव में जो एक मानसिकता तैयार सरकार कर रही है या पार्टियां कर रही हैं, उसके दबाव में ज्यादा आकर वो फैसला दे रही हैं। इस बात में कोई भी शक नहीं है। ये तो अभी जी, एक एक जज के क्या जजमेंट थे वो हम उस पर नहीं जाएंगे, पर मोटे तौर पे जुडिशरी एक दबाव में है और जी, उसी आधार पर वो काम कर रहे जी, जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं इस पे एक लंबी सीरीज चला रहा हूँ एसआईआर पे, तो कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों को इसमें इकट्ठा करके इसको कम से कम रोज लोगों तक जन जागरण करते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के हैं। लिए। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।